हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम नेशनल इनकम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, प्लस हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के एक एमसीक्यू को भी देखेंगे कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी या रियल इनकम से नॉमिनल इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वीडियो ध्यान समझना एंड तक। उम्मीद है आपने क्लास इससे पहले के सात पार्ट अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि ये यूनिट जो है ये 10 नंबर का यूनिट है। अगर आप ये यूनिट अच्छे से कर लेते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है, आउट ऑफ 40 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप सबको पता है कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसके अंदर हम जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जो सेल्स है और चेंज इन स्टॉक है और इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इनका इनका जो कंप्यूटेशन होगा उस कंप्यूटेशन को करते वक्त, यानी कि जीडीपी एमपी को निकालते वक्त तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रोडक्शन मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्शन मेथड का याद हो गया प्रिकॉशन, तो इनकम एक्सपेंडिचर का भी आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो सबसे पहली बात क्या है प्रोडक्शन मेथड में, कि आपको सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को वैल्यू एडेड में कंसिडर नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स पहले ही इंक्लूड हो गया होगा जब वो नया बन के तैयार होगा और जो पहली बार सेल होगा। यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स को आपको सेल परचेज में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी अकाउंटेड हो गई थी जब वो पहली बार प्रोड्यूस हुआ था। तो जब दोबारा एबी को बेचेगा, बीसी को, सीडी को कितनी बार इंक्लूड करोगे, जीडीपी बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी बात, लेकिन उन सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी कमीशन अगर दिया गया है, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल पे अगर आपने कोई कमीशन दिया है तो उस कमीशन की वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्योंकि वो नई फैक्टर सर्विसेज है। सामान पुराना है बट सामान को बेचने के लिए जो मेहनत लगी है ना उसकी, वो नई है, तो उसको आपने इंक्लूड करना है। तो सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना, उस पे कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो उसको इंक्लूड करना है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, मैंने आपको थियोरी में बताया था, अगर किसी किसान ने 100 टन अनाज उगाया, 1 टन अपने घर के लिए रख के 99 टन बेच दिया, तो उस 1 टन की वैल्यू को भी हम लोग सेल्स में ऐड करते थे, नेशनल इनकम में उसको काउंट करते थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा आता है क्या आइटम इंक्लूड होगा, क्या आइटम इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करना, और अपने लिए कोई अनाज अगर उगाया है तो इसकी मार्केट वैल्यू को आप जरूर काउंट करो कि किसान ने उसे खुद यूज किया है, उसको मार्केट में बेचा नहीं है। तो उसको अंदाजा लगाओ कि अगर इस 1 टन अनाज को तुम बेचते तो कितनी कीमत मिलती, तो इसे खुद को सेल मानो और क्लास इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। चौथी चीज, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं क्लास, वो होता है रॉ मटेरियल, और इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड रहता है। अगर तुमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर दिया तो ये ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जहां पे आप एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। राइट, नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक, तो इसको इंक्लूड करना ही करना है। तो फॉर्मूला भी आप देखते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो प्लस है मतलब चेंज इन स्टॉक को आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। सिक्स्थ आइटम क्या है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। घर की जो महिलाएं हैं, जो माता है, हाउसवाइफ है या बहनें हैं जो घर पे काम कर रही हैं, ठीक है, या फिर एक फादर अपने बच्चे को घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो यार इनकी जो इम्प्यूर्ड वैल्यू आप उसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल्फ कंजप्शन सर्विस है। या फिर आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। आपकी मम्मी आपको घर पे सुबह से लेकर रात तक आपके लिए कितना सारा काम करती हैं, ठीक है, तो अब इन चीज की वैल्यू पता करना वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई घर पे मेड रख रखा है, आप उसे पैसे देते हो, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। लेकिन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट कंसिडर व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एड, सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। आप उसकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए क्लासेस को काउंट नहीं करेंगे। चलो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करना, उस पर कोई ब्रोकरेज कमीशन है उसको काउंट करना है, अपने लिए अनाज उगाया है उसको काउंट करना है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको काउंट नहीं करना, चेंज स्टॉक को काउंट करना है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन को काउंट नहीं करना, क्योंकि सिंपली उसकी वैल्यू पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है,
तो आप एक बार अपनी कॉपी में इनको लिख के जरूर प्रैक्टिस करना कि कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना वाइल यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, राइट। नेक्स्ट, इनकम मेथड। इनकम मेथड को लगाते वक्त तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ट्रांसफर अर्निंग। मैं बता दूं क्लास, दो तरह की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। अगर मैं कहीं काम करके पैसे कमाता हूं तो ये फैक्टर इनकम है, लेकिन अगर मुझे डोनेशन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, या सरकार की तरफ से सब्सिडीज मिल रही है बिना कुछ करे फ्री में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ये कहते हैं ट्रांसफर इनकम को इनकम मेथड में काउंट नहीं करना। अगर तुम्हें फ्री में कोई इनकम आ गई है तो तुम उसे काउंट नहीं करोगे। लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करोगे। इवन इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड नहीं करोगे। यही चीज पॉइंट में आपसे पूछ सकता है कि ये सारी चीजें जो है, क्योंकि ये फैक्टर ट्रांसफर अर्निंग है, फ्री में पैसा मिला है आपको, तो क्या आप इसे नेशनल इनकम में काउंट करोगे? तो आंसर इज नो, आप इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे। ऐसा इनकम मेथड के प्रिकॉशन में लिखा हुआ है। इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई हुई कोई भी चीज आप काउंट नहीं करोगे, लाइक गैम्बलिंग, स्मगलिंग, थेफ्ट, ठीक है, हवाला, या कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी, उससे तुम्हारा कमाया गया पैसा वो भी तुम काउंट नहीं करोगे। ब्लैक मनी भी काउंट नहीं होगी, लॉटरी भी काउंट नहीं होगी, कि विंडफॉल गेन है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, कोई इसके पीछे प्रोडक्शन नहीं हो रहा। देखो, वही इनकम मैंने तुम्हें पहले भी सिखा रखा है कि इनकम वही हमारे देश में काम की है जिसके पीछे कुछ प्रोडक्शन हुआ हो, चाहे गुड्स का, चाहे सर्विसेज का, कुछ काम हुआ हो, कुछ मेहनत हुई हो, तभी वो इनकम काम का है। अगर हम फ्री में हमें पैसा मिल जाएगा तो क्लास उस पैसे की भी वैल्यू नहीं होगी, हमें लाखों खर्च करने पड़ेंगे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो सामान क्या बनेगा? हम पैसे से क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। पैसा आ रहा है, सामान नहीं आ रहा, तो पैसा किस काम का? खुद सोचो, हम पैसे से क्या करेंगे? अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मान मान लो क्लास, इस दुनिया से सारा सामान खत्म हो गया, मैं बचा, बस मेरे पास करोड़ों रुपए, मैं क्या करूंगा उस पैसे से? मैं कुछ खरीदने जाऊंगा, मुझे कोई मिलेगा ही नहीं सामान। क्यों? क्योंकि वो पैसा मुझे फ्री मिल गया। अगर सामान बन के पैसा आता तो सामान भी होता, पैसा भी आता, मैं पैसे देता, फिर सामान लेता, फिर मैं काम करता, पैसे कमाता, फिर सामान, ये पूरा चलता रहता है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में दिखाया था वही। तो लॉटरी वगैरह भी क्लास काउंट नहीं होगा। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के इनकम पे भी काउंट नहीं होगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल काउंट नहीं होगी, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज से इनकम काउंट नहीं होगी, ट्रांसफर अर्निंग काउंट नहीं होगी, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल से जो ब्रोकरेज कमीशन है वो आप काउंट करोगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल की जो इनकम है वो आप काउंट नहीं करोगे इनकम मेथड में। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट। क्लास, फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या होता है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। तो जो भी शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, दीज आर फाइनेंशियल असेट। तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड से आया हुआ कोई भी इनकम, चाहे शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, इससे आया हुआ कोई भी इनकम आप काउंट नहीं करोगे, लेकिन इस पे कोई ब्रोकरेज कमीशन है वो आप काउंट करोगे। क्योंकि शेयर्स का पता है क्या है? शेयर्स तो सिर्फ एक्सचेंज का माध्यम है। शेयर से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक फाइनेंशियल असेट है। लाइक मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दी, मुझे कागज दे दो, तो हमारे बीच कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए क्लास ये कहता है इसको काउंट नहीं करोगे। हालांकि इसके और बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, बट यहाँ पे वो काउंट फिलहाल नहीं होगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। मेरा खुद का मकान है, मैं उसमें रह रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे उसका इम्प्यूटेड रेंट, कि यार अगर मैं इस पे नहीं रहता तो मुझे कितना रेंट मिलता, ये रेंट में ऐड होगा। इनकम मेथड में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है ना, उसमें ऐड होगा। एग्जांपल, मान लो एक घर है, मेरा मकान है जहाँ पे 2 मंजिल है, ये मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है और मेरा लेट आउट है, मैंने किराए पे दे रखा है। तो जो किराए पे दे रखा है उसका किराया मान लो पूरी बिल्डिंग का 10,000 है, तो मैं ये मानूंगा कि इस पूरी बिल्डिंग की जो रेंट है नेशनल इनकम में वो 20,000 काउंट होगी। किसान ने अनाज अपने लिए उगाया, वो भी काउंट होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू, है ना, और ये भी क्लास पूरा का पूरा नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आपको प्रोडक्शन मेथड का याद हो तो आपको इनकम मेथड भी अच्छे से लर्न हो जाएगा कि किन इनकम मेथड में किन किन चीज़ों को आपको काउंट नहीं करना है। देखो, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें लर्न हो जाएं, क्लास में साथ साथ ही लर्न हो जाए, तो सबसे अच्छा है वीडियो पॉज करो और जो तुमने अभी तक रिवाइज किया इनकम मेथड का वो रिकॉल करो और प्रोडक्शन मेथड का भी रिकॉल करो। देखो, ये चीज़ अगर आप करोगे ना तो सारा सारा साथ में ही आपको याद हो जाएगा, राइट। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड को लगाने से पहले तुम्हें कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी है? बिल्कुल प्रोडक्शन मेथड जैसा ही है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है
उस पे किया गया हुआ कोई भी खर्चा आप काउंट मत करना, क्योंकि अगर जो चीज सामने फाइनली बन के तैयार हो गया है आप उसका उस पे किया गया हुआ खर्चा काउंट करोगे। मैं लकड़ी को खरीदने का खर्चा काउंट नहीं करूंगा, मैं सीधे चेयर जो बन के तैयार हो गई पूरी उस चेयर की कॉस्ट को काउंट करूंगा, राइट। तो इसीलिए क्लास आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंज्यूम, तो मैंने आपसे खुद कहा था ऑन अकाउंट, अगर आप अनाज खुद उगा रहे हो, घर खुद बना रहे हो, उसमें कुछ खर्चे भी होंगे, तो आप उसकी कमाई को आप ऐड, उसके खर्चे को क्लास आप ऐड मत करना, सॉरी करना है आपको, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो गई क्लास, इन खर्चों को आपने ऐड करना है। इंक्लूड इम्प्यूड एक्सपेंडिचर, देखो आपने अनाज उगाया प्रोडक्शन मेथड में, आप उसकी वैल्यू को काउंट करते हो। आपने इनकम मेथड में अपनी इनकम, मकान का जो रेंट है वो आप काउंट करते हो। तो जो आपने खुद सेल्फ कंज्यूम, मैं इसे वो समझ रहा था क्लास की जो हाउसवाइफ की सर्विसेज होती है ना क्लास, उसको काउंट नहीं करते, लेकिन ये वो है कि अगर कोई भी चीज आपने अपने लिए यूज किया है, उस पे जो खर्चा किया है उसका इम्प्यूर्ड वैल्यू आप काउंट जरूर करोगे, राइट। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट, जब तुमने इनकम मेथड में ट्रांसफर अर्निंग फ्री की कमाई को ऐड नहीं किया, तो एक्सपेंडिचर मेथड में तुम फ्री के खर्चे भी ऐड नहीं करोगे। यानी कि जो सरकार ने, जैसे आपने कोई स्कॉलरशिप दिया, सब्सिडीज दिया, गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, वो फ्री की इनकम है, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, इनकम मेथड में शेयर से आई हुई इनकम को काउंट नहीं करते, एक्सपेंडिचर मेथड में शेयर में किया हुआ खर्चा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं उनमें किया गया हुआ खर्चा भी काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि जब उस पर कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, वो खर्चा आप कर रहे हो, तो वो आपकी नई इनकम है, वो आप काउंट करोगे। और लास्ट है डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड गुड्स, ये मैं पहले बता चुका हूं क्लास, सेकंड हैंड गुड्स पे कोई भी खर्चा हुआ वो आप इंक्लूड मत करो, और ना ही उसकी कमाई इंक्लूड करो, ना उसकी सेल परचेज इंक्लूड करो। लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज कमीशन अगर है, तो ब्रोकरेज कमीशन को आपने क्लास इंक्लूड करना है। तो ये है फाइनली तीनों मेथड का, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा प्रिकॉशंस यही रह गया था। ये आपने अच्छे से कर लिया। एक डबल काउंटिंग का मतलब आपको समझा दिया मैंने, एक से ज़्यादा बार चीज़ों को काउंट करना। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फाइनल है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो क्लास, जुलाई मंथ की बिगिनिंग में देख रहे हो आप वीडियो, ये हमारे पास पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक टाइम है। मैं इन चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन कराऊंगा, आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, एमसीक्यूज भी सिखाऊंगा आपको बनाना, क्योंकि आपको 16 नंबर का एमसीक्यू भी आएगा आपके पेपर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट भी आएंगे लास्ट में। हम लोग जम के मेहनत करने वाले हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करो चैनल पे, और अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर करो कि आप यहाँ से सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। क्लास में, यूटी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और कोई भी आपको अगर समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो उसको, राइट। चलो, मैंने तुम्हें हालांकि रियल जीडीपी क्या है, नॉर्मल जीडीपी क्या है बता चुका हूँ क्लास, फिर भी मैं क्लास आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ क्लास, प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, एक ही बात है, मतलब दोनों जीडीपी में कितना डिफ्लेट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ऊपर आएगा नॉमिनल, नीचे आएगा रियल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में, अगर तुम्हें रियल या नॉमिनल में से कोई एक जीडीपी निकालने के लिए बोलेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आराम से नॉमिनल या रियल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हो। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर नॉमिनल आएगा या ऊपर रियल आएगा, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ए बी सी डी में से जो ए टू जेड में जो सबसे पहले आता है वो सबसे ऊपर आएगा, लाइक एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो एन फॉर नॉमिनल तो सबसे पहले आ गया, तो ये ऊपर रहेगा। आर फॉर रियल ये बाद में आता है, तो बाद में है, तो नीचे, जो टॉप पे है वो सबसे ऊपर। अब तुम कभी नहीं भूलोगे कि ऊपर कौन सा रहेगा, इधर प्राइस इंडेक्स है, इधर इनटू 100 है, ऊपर कौन सा रहेगा, नॉमिनल, जो सबसे ऊपर रहेगा वो जो पहले आता है अल्फाबेट में, नॉमिनल अपॉन, हालांकि कोई लॉजिक नहीं है इसका, लेकिन क्लास ये बस आपको याद रखना है, आप भूल ना जाओ, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ से। मैं इस क्वेश्चन पे क्यों इंपोर्टेंस दे रहा हूँ क्लास, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में, तब से मैं हर साल क्लास इस क्वेश्चन को कराता, हालांकि मैंने पहले भी कराया था, बट तब थोड़ा और इंपोर्टेंस बढ़ गया, मतलब अहमियत बढ़ गई इस क्वेश्चन की। सो प्राइस इंडेक्स 120 है, इज इक्वल टू ऊपर आएगा नॉमिनल जीडीपी जो कि 150 दे रखा है, तुम्हें निकालना क्या है, रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो 120 इज इक्वल टू 1500 अपॉन रियल जीडीपी अपॉन 1, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू 1500 अपॉन 120,
150 को आप 12 से डिवाइड दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक करो। 150 को आप 12 से डिवाइड दो, 150 डिवाइड बाई 12, इट्स 125। अच्छा एक जीरो और आएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है ठीक है ठीक है। 125 हमारा आंसर क्लास आ गया 125। ये आ गया आपका रियल जीडीपी। डन। अगर आपको एक दिया हो तो आप दूसरा आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। बस खत्म, इतना ही था क्लास। आज पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही आगे और चैप्टर हम लोग बनाएंगे। आप एक दो दिन का रेस्ट लो, एक दो दिन में आप मतलब अगली क्लास में जब आप आओ तो आप बोलना कि सर मेरा अकाउंट्स में फंडामेंटल अच्छे से खत्म हो गया, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो हमारे साथ 7800365625, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पे आप क्लास कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बस आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना और प्लस अपना सेशन, लाइक आपका सेशन जो है वो 2022-2023 है। ठीक है, नाम लिख के भेजना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स धीरे धीरे आगे आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्लास आपको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। यहाँ पे बेसिकली वीडियोस भी आपको आएंगी, जो जो वीडियोस आ रही हैं। इन केस आप नोटिफिकेशन मिस कर जाते हो या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे तो कम से कम उस वीडियो से आपको पुश मिलेगा कि हाँ पढ़ाई करनी है। ग्रुप में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो गया आप, क्योंकि ग्रुप क्लास लॉक रहेगा, एडमिन ही इस पर मैसेज करेगा। बाकी अगर आप चाहते हो आपका नंबर किसी को ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सुनील पांडा के नाम से है। राइट, चलो। तो अगली क्लास में आप आओगे तो फंडामेंटल आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए, और नेशनल इनकम की पूरी यूनिट आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए। 8 के 8 पार्ट प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है मैंने क्लास, आप जाके देख लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आपने देखा उससे थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना जरूर अपने सारे दोस्तों में, ठीक है, लाइक और कॉमेंट भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।